हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा चैप्टर नंबर 3 जिसे हम समकालीन दक्षिण एशिया कहते हैं, अर्थात हमने इसमें आपको ये समझाया था कि समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब क्या होता है, जिसमें 7 देशों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आता है। इसमें हमने दोस्तों बताया था कि इन देशों में लोकतंत्र कैसे स्थापित होता है, कैसे कहाँ पर लोकतंत्र है, कहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, क्या भारत के साथ इन देशों का रिश्ता है। इसी सिलसिले में हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। मुख्य रूप से 3-4 बातें पढ़ी। पाकिस्तान में अस्थायी सरकार, यानी कभी लोकतंत्र तो कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक तानाशाही रहता है। इसके पीछे क्या कारण थे, इसको भी हमने बताया था। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के क्या कारण है, वो भी हमने चर्चा किया था। और हमने दोस्तों ये भी बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए, ये भी चर्चा हमने किया था। इसके बाद दोस्तों अब आता है दूसरा स्थान बांग्लादेश का। बांग्लादेश और भारत के बीच क्या रिश्ते हैं, बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बांग्लादेश बना, क्योंकि बांग्लादेश पहले बांग्लादेश नहीं था, इसे हम एक पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। दोस्तों, इसकी कहानी को थोड़ा समझने का आप प्रयास करिए। इसमें होता यह है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाते हैं। 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग बनता है, लेकिन दोनों ही देश धर्म के आधार पर अलग होते हैं। जिसमें पाकिस्तान एक बनता तो जरूर है, लेकिन उस पाकिस्तान के अंदर 2 हिस्से होते हैं। अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर 2 हिस्से कैसे थे। तो अगर आप देखा जाए ये हिंदुस्तान के नक्शे को, तो इस हिंदुस्तान के इधर एक हिस्सा था और इस हिंदुस्तान के इधर भी एक हिस्सा था और एक बीच का हिस्सा था। जिस हिस्से में, चूंकि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो बीच वाले हिस्से में ज्यादा हिंदू रहते थे, इसलिए ये इलाका हिंदुस्तान को मिल गया। और इधर ज्यादा मुसलमान रहते थे, तो ये एक पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर भी ज्यादा मुसलमान थे, तो ये एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में 2 पाकिस्तान एक साथ बना। यानी उसे नाम तो पाकिस्तान ही दिया गया, लेकिन एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, भूदृश्य दोनों का अलग अलग और बीच में हिंदुस्तान। हालांकि जब ये बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, तभी ये लग गया कि दोनों ही पाकिस्तान भविष्य में एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत सारे चीजों में भिन्नताएं थी। ठीक है दोस्तों, आजादी जरूर 1947 में मिली, 1971 तक बड़ी मुश्किल से दोनों साथ में रहे, लेकिन इस दौरान पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो पूर्वी पाकिस्तान पर अपना दबदबा जमाना चाहता था। हर बात में अपनी बात उस पर थोपना चाहता था। यहां तक कि भाषा और संस्कृति भी पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान थोपना चाहता था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलते थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला बोलते थे। ये चाहते थे कि आप लोग भी बंगाली छोड़िए और उर्दू बोलिए। फिर इनकी संस्कृति अलग थी, इनका संस्कृति अलग थी। ये अपनी संस्कृति को पूर्वी संस्कृति यानी पूर्वी पाकिस्तान वाली संस्कृति पर थोपना चाहते थे। और दोस्तों, आपको भी पता है कि भाषा और संस्कृति ऐसी चीज होती है जो सबसे करीब लोगों को एक दूसरे को लाती है। ऐसी स्थिति में अब पूर्वी पाकिस्तान पर धीरे धीरे पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार बढ़ने लगता है। इन्हीं परिस्थितियों में चुनाव होता है और उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के कुछ लोग जीतते हैं। जीतने के बाद उनको दबदबा होती है कि हमें भी उस राजनीति में हिस्सा मिलनी चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। फिर वहां पर एक विद्रोह होता है, सैनिक कार्रवाई होते हैं। इन सब सारे परिस्थितियों में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में झगड़ा चलता है, और उसी में भारत दिसंबर 1971 में कूद जाता है और पूर्वी पाकिस्तान का साथ दे करके उसे एक नया नाम देता है, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। तो भारत के हस्तक्षेप से पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश,
जिसे आज एक अपनी पहचान है। इसी की चर्चा हम लोग दोस्तों करेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र आता है कैसे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। कुछ बातें मेरी समझ में आई होगी, आगे देखते हैं। कह रहा है कि 1947 से लेकर 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही अंग था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। अंग्रेजी शासन के समय बंगाल एवं असम ये दोनों को मिला करके के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण किया गया। का निर्माण हुआ यानी दोनों बंगाल का कुछ असम इलाके को काट करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, जिस पर पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था। पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपनी दबदबा एवं उर्दू भाषा को लादने का प्रयास करते थे, यानी वो अपनी दबदबा भी रखते थे और उर्दू भाषा को भी रखने का प्रयास करते थे। इस प्रकार बंगाली संस्कृति एवं भाषा के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के कारण उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व छिड़ गया और उसका नेतृत्व शेख मुजीब रहमान ने किया। बात समझ में आ गई। सिंपल फॉर्मूले में आपको आया होगा बात कि पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग अपनी संस्कृति और भाषा जबरदस्ती थोप रहे थे और उस पर अपना दबदबा दबाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में वहां पर एक जन आक्रोश होता है, जन संघर्ष होता है और वही जन संघर्ष आगे चल करके युद्ध में तब्दील हो जाता है और उस जन संघर्ष का नेतृत्व पाकिस्तान में शेख मुजीब रहमान करते हैं, जो अवामी लीग के नेता होते हैं। इन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। 1970 के चुनाव होते हैं। अवामी लीग जो इनका होता है ने पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय प्राप्त किया, लेकिन कुछ समय के बाद शेख मुजीब को यानी शेख मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की और वहां पर जिसके बाद हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथ मारे गए। इसी बीच पूर्वी पाकिस्तान, बिल्कुल कहानी की तरह समझिएगा, से काफी ज्यादा संख्या में लोग भारत में भी चले आए, पलायन कर गए, जो भारत में शरणार्थी कहलाए। इनकी संख्या लगभग 80 लाख के आसपास में थी। आ गए भारत में। भारत ऐसे भी गरीबी के दौर से गुजर रहा था। भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी प्रदान की। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत की जीत हुई और पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में आजाद हुआ। यानी 71 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया और युद्ध आगे निर्णायक तौर पर बढ़ा। 10 दिन में हमने युद्ध को स्वतंत्र करा दिया और उस पूर्वी पाकिस्तान का एक स्वतंत्र नाम दिया, जिसका नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश के रूप में वो आजाद हुआ। 71 में बांग्लादेश भारत की सहायता से एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व के नक्शे पर आया। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित कर दिया। इस प्रकार दोस्तों 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में तब्दील हो गया, बन गया। वहां के राष्ट्रपति शेख मुजीब रहमान भी बन गए, लेकिन शेख मुजीब रहमान ने भी कुछ काम गलत किया। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जरूर, समाजवादी प्रक्रिया को अपनाया जरूर, लेकिन 4-5 सालों के बाद उन्होंने अन्य सारी पार्टियों की मान्यता को रद्द करके केवल अपने अवामी लीग को ही एक छोड़ा और एक तानाशाही प्रवृत्ति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो देखिए दोस्तों, 75 में शेख मुजीब ने संविधान में संशोधन करा दिया और संसदीय प्रणाली की जगह पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी राष्ट्रपति प्रणाली को मान्यता दी। शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर यानी केवल इसे बचा लिया और अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार 1975 में सेना ने जब ऐसा काम किया तो लोगों के बीच में आक्रोश आया कि भैया आप ही की पार्टी तो केवल पार्टी नहीं है, अन्य पार्टियां भी तो हैं,
आप तो इस तानाशाही का प्रदर्शन करने लगे, क्योंकि ऐसे में लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा जब केवल एक ही पार्टी होगी, एक ही व्यक्ति रहेगा। तो ऐसे में वहां की जनता ने इनके खिलाफ आक्रोश जाहिर की, यानी आंदोलन, यानी उनके खिलाफ आ गई। ऐसे में पार्टियों को समाप्त कर दिया। 75 में सेना ने क्या कर दिया, मुजीब के खिलाफ बगावत कर दिया, जिसमें शेख मुजीब मारे गए और फिर से सैनिक शासन वहां पर स्थापित पहली बार हो गया। यानी लोकतंत्र आया तो जरूर, लेकिन तुरंत ही लोकतंत्र किस में तब्दील हो गया, सैनिक शासन में तब्दील हो गया। इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन। अब देखिए स्थापित हुआ और जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। यानी अब एक दूसरे व्यक्ति थे जियाउर रहमान, उस शेख मुजीब रहमान थे। ये जियाउर रहमान ने क्या किया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी एक अलग अपना बना करके और उनके साथ विरोध किया और 79 के चुनाव में विजयी रहे। इसी बीच जियाउर रहमान की मृत्यु हो गई। यानी 79 में फिर से लोकतंत्र आ गया। यानी सैनिक तानाशाही कितने चला, 75 से लेकर 79, यानी 4 साल तक चला और फिर से वहां पे लोकतंत्र कायम हो गया। और लेकिन इसी बीच रहमान की मृत्यु हो जाती है और फिर सत्ता पर कौन आ जाते हैं, जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में फिर से एक बार सैनिक शासन स्थापित हो गया। यानी लोकतंत्र तो आया लेकिन दोबारा स्थापित हुआ। जनता ने इनके खिलाफ विद्रोह किया और लोकतंत्र के समर्थन में जनता और छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। ठीक है, और तब वहां पर 80 के दशक में आंदोलन की मांग होने लगी। जब मांग हुई तो यही मांग आगे बढ़ करके 90 में पहुंच गया और 1990 के दशक में जनरल HM इरशाद ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया, जिसके बाद 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की स्थापना की गई। स्थापना हुई, तब से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। लेकिन ये लोकतंत्र फिर से कायम तो था और ऐसा लगने लगा था कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पूरी तरह से अब आ चुका है, लेकिन 2025 में बांग्लादेश में फिर से एक बार तख्ता पलट हुआ और वहां से शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा और जनता फिर से रोड पर आई और अभी भी वहां पर क्या है, लोकतंत्र फिर से एक बार कोशिश की जा रही है पूर्ण रूप से लागू करने की। इस प्रकार हमने देखा कि 1971 से लेकर के 2025 तक आते आते कभी बांग्लादेश में लोकतंत्र रहा तो कभी कुछ समय के लिए सेना का शासन, तो फिर से लोकतंत्र, तो फिर से लगभग लंबे समय तक